Hello everyone, welcome to the platform of JK Civil Services. I am Razia, your teacher for current affairs of national and international importance. So आज की जो वीडियो होने वाली है ये जो मंथ ऑफ फरवरी 2024 है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं। तो ये पार्ट 1 रहेगा एंड पार्ट 2 मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। ये जितने भी करंट अफेयर्स है ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च के बाद जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही न्यूज़ थी उनको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि आपके लिए इजी हो जाए और आप यहाँ पे कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन भी ना पढ़ने लग जाए। तो आज की इस वीडियो को विदाउट एनी फर्दर डिले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और हमारा जो आज का पहला करंट अफेयर है उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंटेड दी सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। हमें बताना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कौन सी मिनिस्ट्री ने ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है जिसका नाम है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है दैट्स मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कि ये जो स्कीम पर्टिकुलर स्कीम यहाँ पे दी है विच इज़ सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इट इज़ इम्प्लीमेंटेशन। कंटेक्स्ट को समझते हैं यहाँ पे। पहले मैं आपको इससे पहले बता दूं जो पोषण अभियान है, पोषण अभियान जिसको नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, इसको लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑन मार्च 8 2018। जो मार्च 8 है इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल विमेंस डे। ठीक है, ओके। पोषण का क्या मतलब है? प्राइम मिनिस्टर्स overarching scheme for holistic nourishment। ठीक है, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसको मार्च 8 2018 को लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिस दिन इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी मनाया जाता है मार्च 8 को। तो इसके अंडर क्या किया जाता है, जो भी एनेमिक पर्सन्स है, चाहे चिल्ड्रन हो, चाहे विमेन हो, लैक्टेटिंग मदर्स हो, उनके न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पे इनके अनीमिया पे ध्यान देके इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है। या जितने भी स्टंटेड चिल्ड्रन होते हैं, राइट, या जितने भी माल नरिश्ड चिल्ड्रन होते हैं उनके नरिशमेंट के लिए इस स्कीम को यहाँ पे लेकर आए थे। ठीक है, फिर इन 2021 मिशन 2.0 को लॉन्च किया हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने। उसी के अंडर आता है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। अब ये मिशन 2.0 जो है इसमें क्या है, जो मिशन 2.0 जितनी भी हमारी जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन सर्विसेज हैं, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसके अंडर 2013, जिसके अंडर क्या किया जाता है, फ्री कुछ फूड ग्रेन, फ्री यहाँ पे फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइक 5 kgs ऑफ शायद 5 kgs कुछ ग्रेन्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, या फ्लावर प्रोवाइड किया जाता है। और भी कुछ है जैसे जननी सुरक्षा योजना हो गई, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो गई। जितनी भी यहाँ पे सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन सर्विस है उनको मिला दिया गया पोषण अभियान के साथ, इनको मर्ज किया गया इनके साथ एंड लाया गया मिशन पोषण 2.0। अब इसका एम क्या है, टू इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 years। 0 to 6 years एज के जितने भी बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्प्रूव करना, एडोलेसेंट गर्ल्स जो है उनका न्यूट्रिशन इम्प्रूव करना, प्रेग्नेंट वुमेन का, और मदर्स जितनी भी लैक्टेटिंग मदर्स है, जो फीडिंग मदर्स हैं, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस यहाँ पे इम्प्रूव करना। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मिशन पोषण 2.0। और यहाँ पे मिनिस्ट्री मैंने आपको बता दी कि मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। रिसेंटली विच 5 countries ऑफिशियली ज्वाइंड द ब्रिक्स ग्रुप। ओके, हमें बताना है कि रिसेंटली कौन सी 5 कंट्रीज ने ऑफिशियली ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है।
जो ब्रिक्स ग्रुप है इन्होंने क्या किया था, जो ब्रिक्स समिट हुआ था 15th, कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, यहाँ पे जब ये समिट हुआ तो यहाँ पे इनवाइट किया गया था कुछ कंट्रीज़ को, इनको इनवाइट किया गया था कि आप इस ग्रुप को ऑफिशियली ज्वाइन कर लो। तो उनमें से कुछ कंट्रीज ऑफिशियली अभी ज्वाइन कर लिया है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है दैट इज़ सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान एंड इथियोपिया। आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप जाके मैप पे इनको लोकेट कर लोगे, देख लोगे कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो एक और कंट्री थी अर्जेंटीना, जिसको इनवाइट किया गया था, बट अर्जेंटीना ने यहाँ पे ऑफिशियली ज्वाइन नहीं किया है। बट ये जो 5 कंट्रीज है इन्होंने यहाँ पे ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। तो ये रहा ब्रिक्स। ये जो ब्रिक्स में जितनी भी कंट्रीज है, रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। तो थोड़ा कंटेक्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि 15th ब्रिक्स समिट जो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था 2023 में, वहाँ पे इनको इनवाइट कर लिया था। और जो ब्रिक्स है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये एक एक्रोनिम है, या आप एब्रीवेशन भी कह सकते हैं, फॉर द इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज ऑफ ब्राज़ील, बी फॉर ब्राज़ील, रशिया, रशिया, आर फॉर रशिया, इंडिया, आई फॉर इंडिया, चाइना, सी फॉर चाइना एंड साउथ अफ्रीका के लिए एस है यहाँ पे। ठीक है, इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज़। अब इमर्जिंग नेशनल इकोनॉमीज़ कौन सी नेशनल इकोनॉमीज़ या कंट्रीज़ की बात हो रही है? ये वो कंट्रीज़ हैं जो अभी वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी जगह बना रही हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि दे आर ग्रोइंग, दे आर इकोनॉमिकली ग्रोइंग। इकोनॉमिकली ये कंट्रीज़ अभी डेवलप हो रही हैं, इमर्ज हो रही हैं। तो जो टर्म ब्रिक है, इसमें अभी साउथ अफ्रीका नहीं था। जो टर्म ब्रिक था ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये जिम ओ'नील जो ब्रिटिश के इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने दी थी इन 2001। फिर इस ग्रुप को फॉर्मलाइज किया गया था जब इसकी पहली मीटिंग हुई थी, कब? 2006 में। एंड फिर दिसंबर 2010 में क्या हुआ था कि साउथ अफ्रीका को इन्वाइट कर लिया था। जैसे आज इन 5 कंट्रीज़ को पहले इन्वाइट किया था, तभी जाके उन्होंने ज्वाइन किया। ऐसे तब दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका को इन्वाइट किया गया था ज्वाइन करने के लिए। तो उसके बाद जो एक्रोनिम ब्रिक्स है यहाँ पे बन गया था। एंड द ब्रिक्स प्रायर टू एक्सपेंशन, यानी कि इन कंट्रीज़ का यहाँ पे ऐड होने से पहले, ये जो आज न्यू कंट्रीज़ यहाँ पे ऑफिशियली जिन्होंने ज्वाइन किया है, इनके ज्वाइन करने से पहले जो ब्रिक्स है ये रिप्रेजेंट करता था 41% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन को। यानी कि जितनी भी वर्ल्ड ग्लोबल जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 41% को ये रिप्रेजेंट करता था। और ग्लोबल जो जीडीपी है, जितनी भी ग्लोबली जीडीपी है, उसका 24% को ये रिप्रेजेंट करता है, एंड 16% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। सो दिस वाज ऑल अबाउट ब्रिक्स। हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। According to Snow Leopard Population Assessment in India (SPAI) report, which state UT has highest number of snow leopard? ये जो रिपोर्ट है रिसेंटली आई है, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया रिपोर्ट, हमें बताना है इस रिपोर्ट के हिसाब से कौन सी ऐसी स्टेट यूटी या यूटी है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। आंसर इज लद्दाख। लद्दाख ऐसी यूटी है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ लेपर्ड, अभी स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं। ओके, ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे रिपोर्ट आई है, ये एक 4 ईयर लॉन्ग साइंटिफिक एक्सरसाइज रही, यानी कि 4 साल तक इसको यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च को किया गया। किसने किया? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन्होंने इस एक्सरसाइज को कोऑर्डिनेट किया था और इन्होंने बताया वाइल्ड में अप्रॉक्सीमेटली 718 स्नो लेपर्ड्स भी प्रेजेंट है। वाइल्ड का क्या मतलब है? जो कि वाइल्ड कंडीशंस में रहते, जो कि फॉरेस्ट वगैरह ऐसे करके पाए जाते हैं, जो कि कहीं पे किसी रिजर्व में या किसी जू में ऐसे करके नहीं पाए जाते। तो वही इनका वाइल्ड का एस्टिमेट है कि 718 स्नो लेपर्ड्स ऐसे हैं जो वाइल्ड में पाए जाते हैं। यहाँ पे लद्दाख लीड कर रहा है। लद्दाख में ही सिर्फ 477 हाईएस्ट नंबर यहीं पे है, ठीक है, स्नो लेपर्ड्स का। इसके बाद उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 124 है। देन हिमाचल प्रदेश 51, अरुणाचल प्रदेश 36, सिक्किम में है 21 एंड JNK में कितने हैं? 9। एक और पॉइंट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है कि जो किर्गिस्तान है एक मिडिल ईस्ट कंट्री है, ये भी आप मैप पे जाके देखेंगे कि कहाँ पे है, ये कहाँ पे लोकेटेड है। इसने ऑफिशियली डिक्लेयर किया है स्नो लेपर्ड, जिसका साइंटिफिक नेम पैंथेरा अंशिया है, एज इट इज नेशनल सिंबल। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने रिसेंटली स्नो लेपर्ड को एज अ नेशनल सिंबल यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया है। ठीक है, क्योंकि स्नो लेपर्ड एक रिपोर्ट आई है, इस पर न्यूज़ में था। तो पेरिफेरल इन्फॉर्मेशन जो साइड इन्फॉर्मेशन है आपसे पूछी जा सकती है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
ऑल्सो जो स्नो लेपर्ड है इसको गोस्ट ऑफ माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। जो लद्दाख की हेमिस नेशनल पार्क है इसको स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो रहे हैं और भी यहाँ पे, ये जो स्नो लेपर्ड है उसको गोस्ट ऑफ माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, और जो हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख है इट्स नोन एज स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12th February। हमें बताना है कि 12th February को कौन सा यहाँ पे डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारा जो आंसर है दैट्स नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। अभी यहाँ पे कुछ और डेज दिए हैं तो इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि सभी भी फरवरी में ही ऑब्जर्व किए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। हमारा जो नेशनल साइंस डे है इट्स ऑब्जर्व्ड ऑन 28 February। किस चीज को कोमेमोरेट करने के लिए, यहाँ पे जो CV रमन है इसी डेट को उन्होंने रमन इफेक्ट के बारे में बताया था। आपने सुना होगा मे बी इसके बारे में, साइंस में है ये। रमन इफेक्ट के बारे में CV रमन ने 28 February को बताया गया था। उसी चीज को कोमेमोरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे इस डे पे नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल प्रोटीन डे ऑन 27 February, इंडियन कोस्ट गार्ड डे ऑन 1 February एंड नेशनल वुमेन्स डे, ठीक है, ऑन 13th February। जो नेशनल विमेंस डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 13th February। ध्यान रहे जो इंटरनेशनल विमेंस डे है, इंटरनेशनल विमेंस डे, उसको सेलिब्रेट किया जाता है कब? March 8 को। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। जो इंटरनेशनली यानी कि ग्लोबली जब विमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है दैट्स ऑन March 8, एंड जो नेशनल हमारा विमेंस डे है अपना दैट्स ऑन 13th February। ओके, प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है जो ये इनिशिएटिव है प्योर फॉर श्योर इनिशिएटिव जो कि रिसेंटली न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड है? इज इट रिलेटेड टू CNG, इज इट रिलेटेड टू LPG, इज इट रिलेटेड टू सोलर एनर्जी, और इज इट रिलेटेड टू विंड एनर्जी? तो हमारा यहाँ पे आंसर है दैट इज LPG। ये जो पर्टिकुलर इनिशिएटिव है LPG एडॉप्शन के लिए यहाँ पे इसको शुरू किया गया था। तो जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL है, इन्होंने लॉन्च किया था इस इनिशिएटिव को कहाँ पे? एट इंडिया एनर्जी वीक 2024, जो कि हम आगे भी देखेंगे गोवा में हुआ था। एमिंग एट एनहेंसिंग LPG डिस्ट्रीब्यूशन, LPG के डिस्ट्रीब्यूशन को एनहेंस करने के लिए, क्योंकि देखिए जब ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं ना तो अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों को इन चीज़ों के बारे में और पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? इंडिया एनर्जी वीक 2024 में इसको लॉन्च किया गया था। अब इस इनिशिएटिव की प्रायोरिटी क्या रहेगी? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। देखिए जब भी डिलीवरीज होती हैं इन चीज़ों के, मतलब LPG सिलेंडर्स को डिलीवर किया जाता है, कुछ इनएफिशिएंसीज देखी जाती है, जैसे कि डिलीवर टाइम पे नहीं हुआ, अगर डिलीवर हो भी रहा है तो क्वांटिटी वाइज जो प्रॉपर क्वांटिटी वो नहीं मिल रही है, क्वालिटी प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो कंज्यूमर की जो सेटिस्फैक्शन होती है वो लो रहती है। ठीक है, तो उसी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को यहाँ पे प्रायोरिटाइज किया गया है और उसी को इंक्रीज करने के लिए, इन डिलीवरी इनएफिशिएंसीज को एलिमिनेट करने के लिए इस इनिशिएटिव को यहाँ पे लिया गया था। इसके जो यूनिक फीचर्स है दे आर कि टेम्पर प्रूफ सील यहाँ पे इस पे प्रोवाइड की जाएगी जिसपे एक QR कोड होगा, ताकि जो पर्टिकुलर कंज्यूमर होगा वो अपने सिलेंडर को ट्रैक कर सके, क्वालिटी को इंश्योर कर सके और क्वांटिटी को भी इंश्योर कर सके। अगर कोई भी टेम्परिंग हो यहाँ पे, यानी कि कहीं और डिलीवर हो गया या कुछ भी ऐसा गड़बड़ हो गई, तो उसमें क्या होगा, जो अगर किसी और पर्सन के पास वो डिलीवर हो गया तो वो QR कोड स्कैन नहीं कर पाएगा, उसके पास उसको पहले वो QR कोड स्कैन करना होगा तभी जाकर डिलीवरी हो सकती है। अब अगर QR कोड स्कैन ही नहीं हो पाया तो ये जो यहाँ पे इनएफिशिएंसीज है वो वहीं पे डिक्रीज हो जाएगी। इससे सेफ्टी एंश्योर होगी, ट्रस्ट एंश्योर होगा, किन में? कंज्यूमर्स में। ओके, जो इंडिया एनर्जी वीक है मैंने आपको बताया, इसको किया गया था हेल्ड फ्रॉम 6th to 9th February इन गोवा। ओके, विच इंडियन स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड काजी नीमू एज द स्टेट फ्रूट। हमें बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने काजी नीमू को एज स्टेट फ्रूट यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है दैट इज असम। असम जो इंडिया की स्टेट है, इन्होंने काजी नीमू को एज स्टेट फ्रूट यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा काजी नीमू के बारे में देख लेते हैं। देखिए नॉर्मल जो नींबू होता है, लेमन होता है, वो राउंड होता है, बट जो काजी नीमू है इट इज़ इलोंगेटेड एंड ओब्लॉन्ग। ये इलोंगेटेड है। यहाँ पे आप ये देखिए पिक्चर में, इस वाले लेमन को आप देख लीजिए, इधर तक है ऐसे करके, तो इलोंगेटेड शेप है इसकी।
है ना। तो इट इज़ पॉपुलर फॉर इट्स यूनिक अरोमा एंड हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। असम इस कुजीन के साथ ये ट्रेडिशनली एसोसिएटेड है। इसको कई कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जैसे मिडल ईस्ट हो गया, मिडल ईस्टर्न कंट्री जो अभी हमें किर्गिस्तान पड़ी वो भी एक मिडल ईस्टर्न कंट्री है, उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, ये सारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज आप जाके मैप पे भी देख सकते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस के इसका एक यूनिक अरोमा है, इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये जो एनरिच करता है लोकल कुजीन्स को, और ये जो ओवल शेप्ड लेमन है बहुत ज़्यादा जूसियर भी है। इसमें जो लेमन जूस रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है देन नॉर्मल लेमन वैराइटीज़। ये क्यूलिनरी कॉमर्शियल पर्पसेस में यूज़ होता है और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के लिए भी इसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है। इसकी जो कल्टीवेशन होती है इस सारी स्टेट, पूरे स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है हर जगह होती है और थ्रू आउट द ईयर ये यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ये न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस है, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जिससे हेल्थ बूस्ट भी हो जाती है। और इसकी यहाँ पे असम में 16 स्पीशीज़ पाई जाती है और 52 हाइब्रिड वेराइटीज़ पाई जाती है। काजी नींबू जो है इसको यहाँ पे GI टैग भी मिला था। जो असम का काजी नींबू है इसको GI टैग मिला था 2019 में। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट काजी नीमू। अभी न्यू सीएम ऑफ झारखंड आफ्टर हेमंत सोरेन रेजिग्नेशन। हमें बताना है कि हेमंत सोरेन जो झारखंड के सीएम है उन्होंने रिजाइन करके अभी वहां पे एक नए सीएम अपॉइंट हो गए हैं, तो हमें बताना है वो कौन है। हमारा जो यहाँ पे आंसर है दैट इज चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन इज द न्यू सीएम ऑफ झारखंड आफ्टर हेमंत सोरेन रेजिग्नेशन। थोड़ा कंटेक्स्ट यहाँ पे जानते हैं, ये है चंपाई सोरेन। हेमंत सोरेन जो है इनको ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि डील करती है किसके साथ, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के साथ, ठीक है। इसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनको अरेस्ट कर लिया है, तो उसके बाद इन्होंने रिजाइन दे दिया। इन्होंने चैलेंज भी किया है अपने जो इनको अरेस्ट किया गया, बट अभी तक इट्स पेंडिंग। तो अभी हम देखते हैं जो चंपाई सोरेन हैं ये भी बिलोंग करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, सीनियर लीडर हैं। ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है जिसके ये भी मेंबर थे हेमंत सोरेन, उसी के सीनियर लीडर है, तो इन्हीं को यहाँ पे अपॉइंट कर लिया है। और ये 5 टाइम MLA रह चुके हैं फ्रॉम सरायकेला झारखंड कॉन्स्टिट्यूएंसी से 5 टाइम MLA रह चुके हैं। ओके, फास्ट टेलीस्कोप रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। फास्ट टेलीस्कोप ये यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं। ये जो थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेती हूँ, देखिए ये जो टेलीस्कोप है हमें बताना है कि ये कौन सी कंट्री का किसने डेवलप किया है, किस कंट्री ने इसको डेवलप किया है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज चाइना। चाइना इज द कंट्री जिसने इस टेलीस्कोप को यहाँ पे डेवलप कर लिया है। कंटेक्स्ट देखते हैं, जो एस्ट्रोनॉमर्स है नैनजिंग यूनिवर्सिटी चाइना वो इस टेलीस्कोप का यूज कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप है। इसका यूज किस चीज के लिए हो रहा है, ताकि एक रेडियो पल्सर को डिटेक्ट किया जा सके जो किसमें है, CTB 87 सुपरनोवा के रेमिनेंट में। रेमिनेंट माने कि जो बचा कुचा रहता है। और सुपरनोवा क्या होता है, जब कोई भी स्टार एक्सप्लोड कर लेता है उसके एक्सप्लोजन के बाद जो वहां पे बचता है दैट्स अ सुपरनोवा। और जो वहां पे बचा कुचा सुपरनोवा बचा है अभी, उसमें इस रेडियो पल्सर की डिटेक्शन के लिए इस टेलीस्कोप का यूज किया जा रहा है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, इट्स लोकेटेड इन गुइजाओ। और इसका जो रिसीविंग एरिया है दैट्स इक्वल टू 30 फुटबॉल फील्ड्स। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कितना बड़ा इसका ये रिसीविंग एरिया है। सी 1 सेकेंड, इसका देखिए ये जो रिसीविंग एरिया है इतना बड़ा है, इट्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 30 फुटबॉल फील्ड्स, है ना। ओके, इसका यहाँ पे क्या गोल है, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डिटेक्ट न्यूट्रल हाइड्रोजन एट द यूनिवर्स एज। और इनको रिकंस्ट्रक्ट करनी है अर्ली यूनिवर्स की इमेजेस, जो पहला यूनिवर्स कैसा हुआ करता था उन इमेजेस को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। पल्सर्स को डिटेक्ट करने के लिए या पार्टिसिपेटिंग इन ग्रेविटेशनल वेव जो डिटेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो एक्सो स्पेस है, जो स्पेस एक्स्ट्रा बाहर का जो स्पेस है उसमें झांकने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन कुछ और इंटेलिजेंस वहां की उसको समझने के लिए इसका यूज किया जा रहा है यहाँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ब्लू टंग डिजीज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज ट्रांसमिटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है जो ब्लू टंग डिजीज है इनमें से
कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो उसको ट्रांसमिट करता है। ध्यान रहेगा ट्रांसमिशन की बात हो रही है, यानी कि हमसे वेक्टर पूछा जा रहा है इस पर्टिकुलर डिजीज का। वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी पर्टिकुलर जो डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक लेके जाता है, उसका कैरियर बनता है वो। ठीक है, वो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो उसका कैरियर बनता है। मान लीजिए वायरल डिजीज है, जो ब्लू टंग डिजीज है, हाँ है भी ये वायरल डिजीज, तो ये जो इसका वायरस होगा, ये जो वेक्टर होगा, ये इस वायरस को कैरी करके एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेकर जाएगा। तो हमें बताना है वही वेक्टर कौन सा है। इज इट फंजे, इज इट इंसेक्ट्स, इज इट कॉन्टेमिनेटेड वाटर और इज इट प्लांट्स। तो हमारा जो आंसर है दैट इज इंसेक्ट्स। इंसेक्ट यहाँ पे इसका वेक्टर हो रहा है। तो यहाँ पे हम सिम्टम्स में देख सकते हैं। आप देखिए ये शीप है, पर्टिकुलरली शीप को अफेक्ट करता है। इसकी जो माउथ है, नोज है, यहाँ पे क्रस्ट से डेवलप हो, जो ब्लैक कलर से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दीज आर द क्रस्ट जो यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं और ये इतना रेडिश एरिया हो जाता है पूरा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेडनेस रहती है। और इनकी जो टंग है डार्क ब्लू कलर की हो जाती है, टंग इनकी हो जाती है डार्क ब्लू कलर की, इसीलिए इसको ब्लू टंग डिजीज कहा जाता है। कंटेक्स्ट समझते हैं थोड़ा कि क्यों ये न्यूज़ में है। अभी रिसेंटली चाइना ने क्या किया है, इसने बैन लगा दी है ऑन इम्पोर्ट ऑफ रूमिनेंट्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इराक। इराक से ये रूमिनेंट्स को खरीदते थे, मतलब शीप वगैरह, कैटल एंड कुछ वहाँ से उनके रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं इराक से लेकर आते थे, उनको इंपोर्ट करते थे। तो अभी इस पर बैन लगा दी है क्योंकि इराक में यही ब्लू टंग डिजीज़ का आउटब्रेक हो गया है। जो ब्लू टंग डिजीज़ है ये एक नॉन कंटेजियस वायरल डिजीज़ है। डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म तो वायरस है, बट डिजीज़ ट्रांसमिटिंग ऑर्गेनिज्म जो इसको ट्रांसमिट करता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेकर जाता है, दैट्स एन इंसेक्ट। ठीक है, तो आंसर इसकी एक नॉन कंटेजियस वायरल डिजीज है। नॉन कंटेजियस का मतलब है जो टच से नहीं फैलती। लाइक अगर एक ऑर्गेनिज्म, एक शीप दूसरे शीप के क्लोज में आए, विसिनिटी में आए, तो वो उसको स्प्रेड नहीं हो जाएगी। ये तभी स्प्रेड होगी, तभी ट्रांसमिट होगा जब इंसेक्ट ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, कैसे, कौन से इंसेक्ट्स होते हैं? बाइटिंग स्पीशीज ऑफ क्यूलिकॉइड्स मिजेस। मिजेस एक इंसेक्ट है, ठीक है, ये इंसेक्ट्स होते हैं। ये जब इनकी जो बाइटिंग स्पीशीज है, जब यही ट्रांसमिट करेंगी तभी जाके ये वेक्टर, तभी जाके ये डिजीज ट्रांसमिट हो जाएगी, अदरवाइज कंटेजियस से नहीं है। इट्स अ नॉन कंटेजियस डिजीज। ये वायरस बिलोंग करता है टू रियोवायरिडी फैमिली विद 24 आइडेंटिफाइड स्टीरियोटाइप्स। कितने स्टीरियोटाइप्स हैं इसके? 24। और बिलोंग करता है रियोवायरिडी फैमिली को। सिम्टम्स यहाँ पे वेरी करते हैं, बट शीप जो है दे आर द मोस्ट सिवियरली अफेक्टेड बाय दिस डिजीज। ओके, दीनबंधु छोटू राम टेम्पल, छोटू राम दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये जो पर्टिकुलर थर्मल पावर प्लांट है हमें बताना है कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, नॉट इन कंट्री। तो हमारा जो आंसर है दैट इज हरियाणा। ये पर्टिकुलर पावर प्लांट कहाँ पे है? हरियाणा में। एन 800 मेगावाट यूनिट कहाँ पे है? यमुनानगर हरियाणा में 800 मेगावाट का ये यूनिट है। ये कंप्लीट हो जाएगा 57 मंथ्स में। इसका जो टेंडर है, यानी कि इसको बनाने का काम किनको मिला है? बेल को, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ठीक है, जो प्लांट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट इसमें है, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाएगा बाय 8%, जिसकी वजह से कोल कंजप्शन कम हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट्स भी कम होंगे। जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट्स होते हैं इनमें कोल की कम ज़रूरत पड़ती है पर मेगावाट आवर ऑफ पावर प्रोड्यूस्ड, और उसकी वजह से जो इमिशंस है वो कम हो जाते हैं। इमिशंस किस किस चीज़ के? कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कम हो जाता है, मरकरी का इमिशन कम हो जाता है, जिसकी हाई एफिशिएंसी भी हाई रहती है और फ्यूल कॉस्ट भी कम रहता है। इसका मतलब इट्स एनर्जी एफिशिएंट, इट विल बी एनर्जी एफिशिएंट, राइट, इट विल बी कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट भी हमारा कम लगेगा यहाँ पे। और एनवायरमेंटल जो इसका फुटप्रिंट है, यानी कि एनवायरमेंट्स के जो कंसर्न है वो भी यहाँ पे कम ही रहेंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। Okay, next is Sipahi Jala Wildlife Sanctuary recently seen in the news is located in which state? हमें बताना है ये जो पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो हमारा जो आंसर है दैट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा इज द स्टेट जहाँ पे ये पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिपाही जाला लोकेटेड है।
अब ये न्यूज़ में क्यों थी? बिकॉज यहाँ पे रिसेंटली कुछ नई एडिशंस की गई हैं, कुछ नई स्पीशीज़ को इंक्लूड किया गया है, जैसे 2 रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, 2 लेपर्ड्स, 4 गोल्डन पिजन्स, अ सिल्वर पिजन, 2 पीप हाउस एंड 4 हिल माइनाज को ये यहाँ पे नई एडिशंस हैं जो हुई हैं, इसलिए न्यूज़ में थी। ये जो पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको 1972 में एस्टैब्लिश किया गया था एंड यहाँ पे हमें डाइवर्स फ्लोरा मिलता है विद 456 प्लांट स्पीशीज़, फौना मिलता है काफ़ी सारा जिसमें प्राइमेट्स, लेपर्ड्स, क्लाउडेड लेपर्ड्स और एक क्रैब ईटिंग मॉन्गूज भी मिलता है। जो ये सेंचुरी है यहाँ पे रिच एवियन यानी कि बर्ड पॉपुलेशन मिलती है, जिसमें विंगड स्टॉर्क हो गया, वाइट आइबिस हो गया, ये सब भी मिलते हैं। ओके, फीफा वर्ल्ड कप 2026 विल बी होस्टेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हमें बताना है फॉलोइंग कंट्रीज में से कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो इस वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाली हैं। तो हमारा जो आंसर है दैट्स कनाडा, मैक्सिको एंड यूएस। कनाडा, मैक्सिको एंड यूएस ऐसी पर्टिकुलर कंट्रीज है जो कि किस कंटिनेंट में है? नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में। यही होस्ट करेंगी फीफा वर्ल्ड कप 2026 को। ठीक है, ये जो टूर्नामेंट है कब होगा? इट विल बी हेल्ड फ्रॉम जून 11 टू जुलाई 2026 और यहाँ पे 104 मैचेस को प्ले किया जाएगा अक्रॉस 16 स्टेट्स। ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप होगा 2026 का जिसको होस्ट करेंगे 3 नेशंस, यानी कि इट विल बी फर्स्ट होस्टेड बाय 3 नेशंस एंड फर्स्ट नॉर्थ अमेरिकन वर्ल्ड कप सिंस 1994 के बाद ये पहला नॉर्थ अमेरिकन वर्ल्ड कप होने वाला है। आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आप बताएंगे जो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप है वो कौन सी कंट्री में हुआ था, कौन सी कंट्री ने होस्ट किया था। ओके, Which of the following personalities will be honored with country's highest civilian honor भारत रत्न posthumously? हमें बताना है इन चारों में से कौन से ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा जाएगा posthumously, यानी कि आफ्टर देयर डेथ। ठीक है, ओके। चौधरी चरण सिंह, ये भी हाँ इनकी डेथ हो चुकी है और इनको भारत रत्न मिलने वाला है। पीवी नरसिम्हा राव को भी पॉस्ट्यूमसली मिलेगा, एम एस स्वामीनाथन को भी पॉस्ट्यूमसली मिलेगा, बट एल के अडवाणी स्टिल अलाइव हैं तो इनको पॉस्ट्यूमसली नहीं, इनको मिलेगा बट नॉट पॉस्ट्यूमसली। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन में पूछा था दैट वाज पॉस्ट्यूमसली किनको मिलेगा, तो आंसर इज ए बी सी ओनली। कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कुछ। जो चौधरी चरण सिंह है ये इंडिया के फॉर्मर पीएम रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव ये भी इंडिया के फॉर्मर पीएम रह चुके हैं। एम एस स्वामीनाथन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रह चुके हैं पहले तो। एल के अडवाणी अभी अलाइव है, ओनली अलाइव पर्सन इन चारों में से, एंड ये पॉलिटिशियन है एंड फॉर्मर डिप्यूटी पीएम रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शंस ऑन विच पेमेंट बैंक। हमें बताना है रिसेंटली आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करी, तो आंसर है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम ऐप भी बंद हो गई हमारी, तो ये वो पर्टिकुलर बैंक है जिस पे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई थी, पेटीएम पेमेंट बैंक बाय आरबीआई। वन स्टॉप सेंटर स्कीम recently seen in the news is formulated by which ministry? हमें बताना है ये जो वन स्टॉप सेंटर स्कीम है कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको फॉर्मुलेट किया है, तो हमारा जो आंसर है दैट्स मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। जो वन स्टॉप सेंटर स्कीम है ये एक सब स्कीम होने वाली है अंडर नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। जो वन स्टॉप सेंटर्स है इनको एस्टैब्लिश किया जाएगा इन 700 डिस्ट्रिक्ट्स में। जो यूनियन मिनिस्टर है फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है वो? स्मृति ईरानी। उन्होंने क्या किया, अनाउंस किया कि हम वन स्टॉप सेंटर्स को एस्टैब्लिश करेंगे ओवर 700 डिस्ट्रिक्ट्स में नेशन वाइड अंडर ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बाय द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कौन होती है? जिनको सेंटर स्टेट्स को यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, सेंटर स्टेट्स को फंडिंग प्रोवाइड करता है और स्टेट्स की फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर सके। दीज आर द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स वो स्कीम्स होती है, मैंने आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया है, ये वो स्कीम्स होती है जो फंडेड भी बाय सेंटर होती है और इम्प्लीमेंट भी उनको सेंटर ही करता है। लेकिन जिन स्कीम्स को स्टेट्स इम्प्लीमेंट करते हैं वो होती हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ओके,
अब ये इनिशिएटिव क्यों लाया गया? ताकि जो भी विमेन वायलेंस फेस कर रही हो उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए और एक इमीडिएट एक्सेस मिले टू मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल एंड काउंसलिंग सर्विसेज ऐसी विमेन को। ये टारगेट ग्रुप यहाँ पे कौन रहेगा, किन विमेन के लिए होगा? ये सभी ही विमेन के लिए होगा, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ विमेन के लिए नहीं होगा। विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सबको मिलेगा, इवन इंक्लूडिंग गर्ल्स अंडर 18। वो लड़कियां जो अंडर 18 एज की होंगी उनके लिए भी ये फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। इसकी जो फंडिंग आएगी दैट विल बी फ्रॉम निर्भया फंड विद 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। निर्भया फंड जो है इसको 2013 में यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश किया था। जो निर्भया केस हुआ था, निर्भया रेप केस 2013 में, उसी के चलते इसको क्या किया गया था, इसको यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया गया था ताकि वुमेन की जो सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, वो इम्प्रूव की जा सके। तो उसी फंड में से इसके लिए फंडिंग आएगी वन स्टॉप सेंटर्स के लिए और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट 100% यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ओके, What is the rank of India in the Henley Passport Index 2024? हमें बताना है जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में आया उसमें इंडिया की क्या रैंक है। तो हमारा जो आंसर है इट्स 85th। इंडिया की रैंक कितनी है? 85th यहाँ पे इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024। कंटेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा। ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 है इसमें जो कंट्री लीड कर रही है, जो नंबर 1 पे, दैट इज फ्रांस। ठीक है, फ्रांस इस इंडेक्स को लीड कर रहा है। ये वीजा फ्री एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है टू 194 कंट्रीज। किसी भी कंट्री को विजिट करने के लिए हमें 2 चीजों की जरूरत होती है। एक तो होता है पासपोर्ट, दूसरा होता है वीजा। पासपोर्ट हमारी कंट्री हमें देती है और जो वीजा होता है जिस कंट्री में हम विजिट कर रहे होते हैं वो वहां से आता है। ठीक है, वो हमें वहां से कंट्री प्रोवाइड की जाती है कि आपके पास अभी आने की परमिशन है, आप आ सकते हैं। ठीक है, बट अभी क्या है, कुछ कंट्रीज होती हैं जो हमें वीजा फ्री एक्सेस देती है कि आप आ सकते हैं, आप कभी भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है फ्रांस, ये वीजा फ्री एक्सेस देती है 194 कंट्रीज को और इंडिया की इसमें कितनी रैंक है? 85th प्लेस है। इम्प्रूव किया वीजा फ्री एक्सेस टू 62 कंट्रीज। अभी कितने कंट्रीज को हम वीजा फ्री एक्सेस दे रहे हैं? 62 कंट्रीज को। ओके, Which state has become the first northeastern state in India to achieve 100% saturation of हर घर जल under जल जीवन मिशन? देखिए, जो जल जीवन मिशन एक स्कीम है, इसके अंडर टैप वाटर सप्लाई हर किसी रूरल फैमिली के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करना था बाय 2024। ठीक है, टारगेट रखा था कि बाय 2024 हर किसी फैमिली को, हर किसी रूरल फैमिली को यहाँ पे टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड की जाएगी। अभी हमें बताना है कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसी कौन सी पहली स्टेट है जिन्होंने 100% सैचुरेशन अचीव कर ली है। यहाँ के जितने भी वहाँ पे 100% रूरल फैमिलीज है उनको टैप वाटर सप्लाई मिल चुकी है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है ये फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिन्होंने 100% सैचुरेशन यहाँ पे अचीव कर ली है। कंटेक्स्ट को देखते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश है इन्होंने क्या किया? अचीव कर लिया इस माइलस्टोन को, बिकमिंग द फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट एंड 10th इन द कंट्री। कंट्री में 10वीं ऐसी स्टेट है जिसने 100% सैचुरेशन यहाँ पे अटेन कर ली है ऑफ हर घर जल अंडर द जल जीवन मिशन। इसको अगस्त 15, 2019 में लॉन्च किया गया था। किसको? जल जीवन मिशन को अगस्त 15, 2019 में लॉन्च किया गया था ताकि टैप वाटर सप्लाई मिल सके हर किसी रूरल हाउस होल्ड को इन इंडिया बाय 2024। इससे क्या होगा? जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसके हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, वरना अगर आपको एश्योर्ड टैप वाटर सप्लाई नहीं मिलती है तो ऐसे फैमिलीज क्या करते हैं? नदियों से पानी लाते हैं जो कि बिल्कुल सेफ नहीं होता है, वहां पे हेल्थ कंसर्न्स फिर हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। What is होमोसेप एटम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? हमें बताना है कि होमोसेप एटम क्या है जो कि न्यूज में था। इज इट एन एंशिएंट इरिगेशन टेक्निक? इज इट अ सेप्टिक टैंक, मैन होल क्लीनिंग रोबोट? इज इट अ न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन? और इज इट एन एंशिएंट मेडिसिनल प्रैक्टिस? तो हमारा जो आंसर है दैट इज इट्स अ सेप्टिक टैंक मैन होल क्लीनिंग रोबोट। ठीक है, तो आंसर क्या है? सेप्टिक टैंक मैन होल क्लीनिंग रोबोट। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि दिस इज द होमोसेप एटम यहाँ पे। ठीक है, ओके, कंटेक्स्ट देखते हैं।
जो सोलिनास है ये एक स्टार्टअप है। सोलिनास एक स्टार्टअप है जिसको इनक्यूबेट किया गया था एट IIT मद्रास। इन्होंने डेवलप किया है इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट। सेप्टिक टैंक्स हमारी कम्युनिटी में जो टैंक्स होती है जहाँ पे हमारा सारा सीवेज जाता है या स्टोर होता है, इनकी क्लीनिंग जो है पहले मैन्युअली की जाती थी। ठीक है, यानी कि कोई ह्यूमन वहां पे जाता था और उसकी क्लीनिंग करता था। उसकी वजह से यहाँ पे ये जो सेप्टिक टैंक्स होती है इनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस होती है, पर्टिकुलरली जो मीथेन होता है, राइट। तो वो जो मीथेन का वहां पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है वो लीथल बन जाता है उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए। कभी कभी बहुत ज्यादा केसेस में डेथ भी हुई है जो मैनुअल स्कैवेंजर्स है उनकी। तो उस चीज को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट बनाया गया है जिसका नाम होमोसेप एटम है, ताकि ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के इश्यूज है इनको एड्रेस किया जा सके। ओके, next is Mission Utkarsh, recently seen in the news, is associated with which one of the following disease? हमें बताना है ये जो मिशन है, मिशन उत्कर्ष, ये किस डिजीज से एसोसिएटेड है। तो हमारा जो आंसर है दैट इज एनीमिया। मिशन उत्कर्ष इज रिलेटेड टू एनीमिया। कंटेक्स्ट को देखते हैं। द मिशन उत्कर्ष एक इनिशिएटिव जो है ये कोलैबोरेशन है बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि दो मिनिस्ट्रीज का कोलैबोरेशन है। एक तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का है और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का, ताकि ये जो एनीमिया है इसी को कम्बैट किया जा सके। 5 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया। पहले तो इनिशियली इसका फोकस रहेगा जो एलिवेट करना इन 5 डिस्ट्रिक्ट्स को बिलो नेशनल एवरेज, यानी कि नेशनली जितना भी अभी एनीमिया का जो भी स्टेटस है उससे नीचे लाना है इनको, ताकि यहाँ पे एनीमिया को डिक्रीज करना है। ठीक है, और इस पायलट फेज में, इनिशियल फेज में क्या होगा, यहाँ पे हमें एनीमिक स्टेटस को इम्प्रूव करना है इन एडोलेसेंट गर्ल्स। जो भी एडोलेसेंट गर्ल्स है जिनकी एज 14 to 18 फॉल करती है उनमें हमें एनीमिया कम करना है यहाँ पे अक्रॉस स्टेट्स लाइक असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एनीमिया को कम्बैट करना एंड वर्क टुवर्ड्स अचीविंग एन एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया फ्री इंडिया। जो विजन है हमें इंडिया को फ्री करना है फ्रॉम एनीमिया, एनीमिया मुक्त भारत और एनीमिया फ्री भारत। अब एनीमिया है क्या? एनीमिया एक मेडिकल कंडीशन है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स और RBCs। ठीक है, ब्लड में जब RBCs की कमी हो जाती है और वी कैन से जब हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ब्लड में, उसकी वजह से क्या होगा, जो ये सेल्स हैं, जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजन उतना ज्यादा कैरी नहीं कर सकता। हम जानते हैं थ्रू रेस्पिरेशन वी टेक इन ऑक्सीजन, राइट। जब हम ये ऑक्सीजन टेक इन करते हैं फिर इसको भेजा जाता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में। जब ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है वहां पे यही हीमोग्लोबिन या RBC जिसको कैरी करती हैं और इसकी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन यानी सेल्स तक पहुंचा जाता है, ताकि वो जो सेल्स है वो वहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से फिर हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अभी जब यही हेमोग्लोबिन है, ये जो कैरियर है, ये कम हो जाए, ठीक है, या रेड ब्लड सेल्स कम हो जाए तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विल डिक्रीज, है ना। ये जब डिक्रीज हो जाएगी तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो दैट्स द कंडीशन कॉल्ड एज एनीमिया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ योर फेब्रुअरी करंट अफेयर्स ऑफ 2024। आई होप आपको कुछ तो समझ आया होगा। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इन को प्रिपेयर कर लीजिए आप अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।